Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 21 अक्टूबर 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एडुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है माउथ ऑफ एरावड़ी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, कौन से कंट्री के पास है, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2006 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। आपको मालूम होगा डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ ये क्वेश्चन भी मैप बेस्ड ही है। क्वेश्चन में पूछा गया था हुआंगपो रिवर, ये जो रिवर है ये कौन से शहर से बहती है, और आपको नीचे ऑप्शंस में 4 शहर के नाम दिए गए हैं, ए बीजिंग, बी होची मिन सिटी, सी शंघाई या फिर डी मनीला। तो इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। और बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आप लोगों को दे चुका हूँ नीचे की साइड, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन यह है कि आपको इसके बारे में सर्च करना है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। साथ ही साथ एक और चीज़ मेंशन करूंगा, जैसे कि मैं डेली बेसिस पर बोलता हूं कि अपना जितना भी टारगेट है आज का वो सेट करना है, जो भी पढ़ना है वो सब यहां पर सेट करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, दिन भर इसको याद रखना। साथ ही साथ रात में सोने से पहले पूरी कोशिश करना कि मैं उसको अचीव कर पाऊँ, अपने टारगेट को ख़त्म कर पाऊँ। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो पेज नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल दूसरा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये आर्टिकल अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। डिस्कशन किया गया कि जो इंडियन टीम है उन्होंने बातचीत करी है तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ, मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया की बातचीत हो चुकी है तालिबान के साथ। यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में लगभग 2 क्रक्स पॉइंट निकल कर आ रहे हैं एग्जैक्टली, मतलब अगर आप इस आर्टिकल की टू द पॉइंट बात करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट निकल कर आएंगे। वो क्या क्या निकल कर आएंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंडिया ने लगभग ज्वाइन किया है 10 नेशन के स्टेटमेंट को। एक तरीके से आप कह सकते हो इंडिया ने एक रियलिटी को, एक नई सी रियलिटी को रिकग्नाइज कर लिया। और रियलिटी क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आ चुका है, डेफिनेटली रियलिटी बन चुकी है, अब इसको रिकग्नाइज किया गया। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग चली थी वेडनेसडे में, ये मीटिंग कहाँ पर हुई है, मॉस्को के अंदर। अब यहाँ पर इसमें आप देख पाओगे सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये देखने को मिला कि भारत ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग अफगानिस्तान को एड प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कुछ एक तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर भारत ने बातचीत की है। दूसरा यहाँ पे बोला है कि हम लोग डोनेशन दे सकते हैं, ये लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ वीट का, बहुत सारा गेहूं प्रोवाइड करवा सकते हैं अफगानिस्तान को। तो ये चीज़ें यहाँ पर भारत ने मेंशन करी है। और ये चीज़ें क्यों मेंशन करी हैं, ताकि इंडिया और अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो थोड़े से इंप्रूव हो सकें। तो ये इस आर्टिकल की टू द पॉइंट हुई बात। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन ये करी गई है लास्ट में कि आपको मालूम होगा 15 अगस्त के आसपास हुआ क्या था, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। अब लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे अभी तक इंडिया ने कोई बातचीत नहीं करी थी तालिबान के साथ, लेकिन अभी वेडनेसडे में यहाँ पर कुछ डिस्कशन हुआ है। वो डिस्कशन के अंदर क्या बताया गया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल ये नज़र आ रहा होगा कि एक आर्टिकल कल बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में रहा है, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉन्टेमिनेटेड राइस को लेकर। यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ के थ्रू कि भारत ने यहाँ पर जीएम, जो ये एक तरीके से जीएम मॉडिफाइड राइस होता है, इसको एक्सपोर्ट किया है। कुछ कंपनीज़ का कहना यह है और इससे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। लेकिन भारत ने यहाँ पर स्टेटमेंट ये दिया है कि देखो हमने कोई यहाँ पर इस जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस को एक्सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर ही कमर्शियली राइस ये ग्रोन होता ही नहीं है, तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। और ये सब यहाँ पर इंडिया की इमेज खराब करने के लिए सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। इस पूरे आर्टिकल को एडिटोरियल पर कवर किया गया है, उस एडिटोरियल पर मैं डिस्कशन करूंगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है, प्लस क्या इशू है, भारत के पास आज के टाइम पर एग्रीकल्चर को लेकर क्या पावर है। ये सब कुछ आगे हम एडिटोरियल पर कवर करने वाले हैं। आर्टिकल को 2 जगह डिटेल में डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा अपना।
उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये नजर आएगा, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर आप देख पाओगे ना कुछ चीज़ें मेंशन्ड है जो हमारे हिस्ट्री के पार्ट से रिलेट होंगी, और हिस्ट्री कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 1 के अंदर। यहाँ पर बुद्धिज्म के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप कह सकते हो बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है, इनॉग्रेशन कर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वेडनेसडे में। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो एयरपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है बुद्धा जी का एक अराइवल देखने को मिला था कुशीनगर के अंदर। कुशीनगर के अंदर बुद्धा जी की डेथ हुई थी, आपको मालूम होगा। और ये जो कुशीनगर है ये बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर ही आता है। ये सर्किट क्या होता है, मतलब जहाँ जहाँ पर बुद्धा जी ने अराइव किया था वह सब सर्किट के अंदर है। मैं आपको बताऊँगा कैसे शुरुआत हुई थी। लुम्बिनी से शुरुआत हुई थी, ठीक है। लुम्बिनी में यहाँ पर बुद्धा जी का जन्म हुआ था और डेथ कहाँ पर हुई है, कुशीनगर में। तो एक तरीके से लुम्बिनी से लेकर कुशीनगर तक के जो भी बीच में बहुत सारे प्लेसेस के बारे में चर्चा हुई है, वो सारे प्लेसेस कहाँ पर आते हैं, बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर आते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ है, जैसा पहले भी डिस्कशन हुआ था, हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जब उद्घाटन होगा तब श्रीलंका यहाँ पर आने वाला है। तो डेफिनेटली यही हुआ है, एक इनाग्रल यानी उद्घाटन फ्लाइट आ चुकी है श्रीलंकन एयरलाइंस की, जो कि एयरपोर्ट पर लैंड करी है। बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, बुद्धिस्ट मॉन्क्स आए, श्रीलंकन मिनिस्टर आए, और भी बहुत सारे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके नेफ्यू आए। तो ये लोग आए हैं, साथ ही साथ ये लोग कुछ पेंटिंग्स भी लेकर आए हैं, मुराल पेंटिंग्स लेकर आए हैं। उन दोनों पेंटिंग्स का नाम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो बुद्धिज्म है वो बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि मंगोलिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, भूटान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नेपाल, जापान, इन सभी जगह पर बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये सब कंट्रीज़ के भी बहुत सारे डिप्लोमेट्स थे, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट थे, तब जाकर यहाँ पर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। कहीं ना कहीं जो कंट्रीज़ हैं, इनके जो लोग हैं वो बुद्धिज्म के अंदर बिलीव कर रहे हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को देखते हुए इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। आई होप आपको आर्टिकल क्लियर हो चुका है। अब हम डिस्कशन करते हैं कि हम लोग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें और रेलिवेंट होती हैं उसको भी हम लोग साथ ही साथ कवर करते हैं। देखो, जीएस पेपर 1 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आपको सभी चीज़ें मालूम चल गई हैं, कहाँ पर है, क्या हुआ है, कैसे उद्घाटन हुआ है, सब कुछ मालूम चल गया। बात करते हैं हम लोग बुद्धिस्ट सर्किट की। तो बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में आगे चलते चलते हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ये हम लोगों ने श्रीलंका आया है, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है। श्रीलंका आया, साथ ही साथ यहाँ पर 2 मुराल पेंटिंग्स यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करवाई है। एक मुराल पेंटिंग्स का नाम है अरहत भिक्खु महिंदा। उसके बाद यहाँ पर जो एक तरीके से अशोक जी एम्परर अशोक के सन थे महिंदा, ठीक है, ये इनके ऊपर यहाँ पर पेंटिंग है। दूसरी आप देख पाओगे एक पेंटिंग है थेरी भिकुनी करके, यहाँ पर पेंटिंग्स के नाम है, आप लोग स्किप कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर और चीज़ें देखें तो आप देख पाओगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ श्रीलंका के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि आज के टाइम पर देखो श्रीलंका आया है और इससे कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो हम डिस्कशन ये करेंगे कि श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ है, कैसे फैलना चालू हुआ है। देखो, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो बुद्धिज्म सबसे पहली बार श्रीलंका के अंदर एक मिशन के थ्रू भेजा गया था, और वो मिशन एक तरीके से जो मौर्यन एम्परर अशोक थे, इनके शासन के टाइम पर आप कह सकते हो ये मिशन भेजा गया था। और इस मिशन के अंदर क्या हुआ था, अशोक के सन महिंदा, ठीक है, महिंद्रा बोला जाता है, महिंदा बोला जाता है, तो यहाँ पर इनको भेजा गया था श्रीलंका में कि जाकर वहाँ पर बुद्धिज्म को फैला दो, बुद्धिज्म को स्प्रेड कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर श्रीलंका के अंदर इस प्रकार से बुद्धिज्म पहुंचा है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। और आज के टाइम पर बुद्धिस्ट सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट मैंने आपको बताया ना, जहां पर बुद्धा जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी से लेकर जहां पर डेथ हुई इनकी कुशीनगर के अंदर, इस पूरे के मतलब इस पूरे जर्नी के अंदर बहुत सारी प्लेसेस और के बारे में और चर्चा होती है, बहुत सारी और भी जगह आती हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर आता है। तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, इन्होंने यहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम को भी लॉन्च किया था, ताकि हम लोग बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप कर सकें और एक तरीके से बुद्धिस्ट सर्किट को एक हाई टूरिस्ट वैल्यू दे सकें, लोग घूमने आए, लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिले, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना होगा, अभी मैं आगे और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। प्लस देखो, बुद्धिस्ट साइट्स आज के टाइम पर आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट्स देखने को मिलेंगी। उन बुद्धिस्ट साइट्स को हम लोग आज के टाइम पर प्रमोट करने के लिए उनके रिगार्डिंग बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने चला रखे हैं। जैसे हमारे पास एक प्रसाद स्कीम है, ठीक है, प्रसाद स्कीम के अंदर बहुत सारी जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं उनको एक तरीके से डेवलप कर रहे हैं, मतलब जितनी भी टूरिज्म साइट हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी स्कीम है। एक है आइकॉनिक टूरिस्ट साइट है, उसके बाद एक है बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, ठीक है। इसके बारे में आप नाम अभी ध्यान रख सकते हो। अभी सिर्फ हम लोग अभी टू द पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बुद्धा पाथ के बारे में अगर हम बात करें, देखो इस आर्टिकल के अंदर बुद्धा पाथ के बारे में भी चर्चा होती है। जब आप
हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है। बुद्धिज़्म के जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो जब हम बुद्धिज़्म के बारे में बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बुद्धा पाथ का। तो बुद्धा का क्या पाथ था आपको मालूम होगा। पहले तो आपको देखना यह है, बुद्धा जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल के अंदर 563 BC के टाइम पर। और एक तरीके से बुद्धा पाथ है मिडिल पाथ, यानी बीच का रास्ता अपनाना होता है, ठीक है। एक तरीके से आप न्यूट्रल रह सकते हो, एक बीच का रास्ता अपना सकते हो, तो ये यहाँ पे बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक तरीके से जो भी टीचिंग्स थी बुद्धा की, जो भी बुद्धा ने सिखाया है, वो लगभग यहाँ पर 8 तरीके हम लोग को सिखाए हैं, 8 चीज़ें सिखाई हैं। राइट व्यू, ठीक है, राइट रिसोर्स, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। तो ये 8 चीज़ें सिखाई हैं। इसको 8 फोल्ड पाथ बोला जाता है बुद्धा का। इसके बारे में ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में, देखो यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि लुम्बिनी में क्या हुआ था, बुद्धा जी का जन्म हुआ था। नेपाल के अंदर है लुम्बिनी। उसके बाद बोध गया, बिहार के अंदर बुद्धा जी ने एनलाइटमेंट को अटेन किया। उसके बाद सारनाथ वाराणसी के अंदर पहली बार यहाँ पर सरमन दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर कुशीनगर के अंदर, गोरखपुर के अंदर यहाँ पर इन बुद्धा जी की डेथ हो गई थी, आपको मालूम होगा। और इसके बाद कुछ और जगह है, राजगीर, जहाँ पर एक तरीके से क्या हुआ था, जहाँ पर एक मैड एलिफेंट को डोमेस्टिकेट किया गया। देन उसके बाद अगर हम बात करें वैशाली, बिहार के अंदर क्या हुआ, मंकी ने उनको एक हनी ऑफर किया था। उसके बाद श्रावस्ती का यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यूपी के अंदर है। यहाँ पर क्या हुआ था, जो हमारे लॉर्ड जी हैं, इन्होंने अपनी सीट ली थी और यहाँ पर काफ़ी कुछ एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट किया। और यहाँ पर सीट किस पे ली थी, तो यहाँ पर एक लोटस था, लोटस के बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स थे, उसके ऊपर यहाँ पर ये इन्होंने सीट ली थी। उसके बाद यहाँ पर संकस्या एक एरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, फरुखाबाद के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो। तो ये कुछ एरियाज़ हैं, लेकिन जो मेन एरियाज़ है वो टॉप यहाँ पर 2-3 एरियाज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, बोधगया वाला, लुम्बिनी वाला, ठीक है, और ये एक तरीके से सारनाथ वाला, और यहाँ पर कुशीनगर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब बुद्धिज़्म का टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मालूम होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल चर्चा में है। आर्टिकल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर आर्यन खान मूव कर चुके हैं। यहाँ पर आर्यन खान कौन है, आप सबको लोग मालूम चली गया होगा। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ घूम रही है, आज तक यहाँ पर ये घूम रही है। शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान। यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से ड्रग्स के केस में पकड़ा है एनसीबी ने, और उसके बाद आज के टाइम पर आप देख पाओगे स्पेशल कोर्ट ने एक तरीके से इनको बेल नहीं दी। साथ ही साथ ये बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा खास इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट पेज पर एक आर्टिकल काफ़ी चर्चा में आपको यह देखने को मिलेगा। अभी क्या देखा हमने, कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और उस बारिश की वजह से बाढ़ आई और बहुत सारे लोगों की जान भी गई। लेकिन उसी प्रकार से आपको केरला के अंदर देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड देखने को मिला। लैंडस्लाइड की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आज के टाइम पर भी मतलब वेदर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अभी देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इसी प्रकार से बारिश की वजह से और भी बहुत सारे डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक वेदर अलर्ट जारी किया है। आज भी वेदर अलर्ट जारी किया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया कुछ एरियाज़ के अंदर। नाउ क्वेश्चन यह है कि आपको पता होना चाहिए इन अलर्ट्स के बारे में। पहली बात, इन अलर्ट्स को जारी कौन करता है, वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी। आईएमडी का मेन काम क्या होता है कि भारत के अंदर प्रोजेक्शन करना, प्रिडिक्शन करना कि कल कैसा वेदर रहने वाला है, कैसा मौसम रहने वाला है, उसकी प्रिडिक्शन करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो वेदर की हो, चाहे वो साइक्लोन्स की हो, है ना। आपने सुना होगा आईएमडी के बारे में, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। तो यही यहाँ पर कुछ अलर्ट्स को जारी करता है। तो इस अलर्ट्स के बारे में जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कलर कोडेड वार्निंग कहते हैं। आर्टिकल जीएस पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर कलर कोडिंग की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कोडिंग्स आती हैं। 4 कलर बेसिकली यहाँ पर बताए गए हैं। एक होता है ग्रीन कलर, दूसरा होता है येलो, तीसरा ऑरेंज और चौथा रेड। सबसे पहले होता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब है ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। येलो कलर होता है बी अवेयर, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं, तो आपको सतर्क रहना है। सिर्फ और सिर्फ अवेयर करने की यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है कि हाँ येलो अलर्ट है, आप बिल्कुल सतर्क रहना। कोई भी यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा तो फटाफट आपको यहाँ पर अपना जान बचाना है। उसके बाद यहाँ पर होती है एक ऑरेंज या फिर एम्बर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड, बिल्कुल तैयार रहो। यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्ट्रप्शंस देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीमली वेदर कंडीशंस की वजह से वार्निंग मिलती है और कहा जाता है कि बिल्कुल तैयार रहना है आप सभी लोगों को।
एक तरीके से इस चीज़ से लड़ने के लिए। उसके बाद रेड अलर्ट होता है टेक एक्शन के लिए कि अब आपको यहाँ से निकलकर भागना है, यानी कि टेक एक्शन लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर रेड अलर्ट इशू करने की चर्चा इसलिए होती है जब यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, तो रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया जाता है कि आप लोगों को एक्शन लो और फटाफट यहाँ से निकलो, इस एरिया के अंदर से अपनी जान बचाओ। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। लगभग आज के ये जो तीनों आर्टिकल है ना, तीनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, टाइम कंज्यूमिंग आर्टिकल हैं, एक तरीके से एडिटोरियल के बराबर आर्टिकल है। यहाँ पर ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा बीएसएफ की पावर्स को एक्सटेंड किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, नोट्स के फॉर्म में क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे करप्शन के ऊपर काम कर रही है सरकार। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वेडनेसडे में ये बोला कि देखो, पहले हम लोगों ने क्या है, हमारे पास पॉलिटिकल विल थी, इसी वजह से आज के टाइम पर हम लोग करप्शन को टैकल कर रहे हैं। ठीक है, करप्शन को हम लोग टैकल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पावर है और हम लोग अपनी विल का इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं। लेकिन जो पहले वाली सरकार थी उसके अंदर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल दोनों की कमी ही थी, इस वजह से करप्शन को वो खत्म कर नहीं पाए। तो करप्शन को आज के टाइम पर टैकल किया जा रहा है, ऐसा हमारी सरकार बोल रही है। साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, तो उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पर एक हो गया सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और दूसरा हो गया हमारा सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सीबीआई के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा हूँ, टेलीग्राम पर आपको इसके बारे में नोट्स मिल जाएंगे। इसको सेटअप किया गया था 1963 में, आपको रट गया होगा ये, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं कि सीबीआई जो है एक कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसके पास जो भी पावर्स आती हैं वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू आती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सीबीआई है वो कहीं ना कहीं अपना एक असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। तो दूसरी बॉडी, देखो सीबीआई के बारे में तो यहाँ पर जनरली सभी कुछ मालूम है, नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, रेगुलरली डिस्कस हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, लंबा समय, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया है तो कुछ ज़्यादा समय हो जाएगा तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन सीवीसी के बारे में हमने डिस्कशन बहुत महीनों पहले किया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो आज हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है इन दोनों ही को, इनके ऑफिसर्स को एड्रेस किया है कि आज के टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों को और ज़्यादा एक तरीके से इनको बोला गया कि आप फोकस करोगे करप्शन के ऊपर और करप्शन को कम से कम करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करी हैं, लेकिन यहाँ पर सीवीसी की वजह से मैंने इस आर्टिकल को हाईलाइट किया है, अदरवाइज मैं नहीं करता अगर यहाँ पर ये बॉडी मेंशन नहीं होती। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपने आप में इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है वहाँ पर पूरा एक चैप्टर इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी हमारे सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहली बात आपको जानना है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है एक तरीके से यहाँ पर एक अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा। इसका एक तरीके से किसके अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोला गया, ये जो सीवीसी है ये कहीं ना कहीं एडवाइस करती है अलग अलग अथॉरिटीज़ को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से विजिलेंस वर्क कर सकते हैं, एक तरीके से चौकसी का काम कर सकते हैं, चौकन्ने रह सकते हैं। उसका अगर हम लोग बात करें सीवीसी का बैकग्राउंड, देखो इस बॉडी को सेटअप किया गया था हमारी सरकार के थ्रू फरवरी 1964 में। लेकिन कैसे सेटअप किया गया, एक रिकमेंडेशन कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के बेसिस पर जो रिकमेंडेशन आया देन उसके बाद इस बॉडी को बनाया गया। इस बॉडी का मेन काम क्या है, मेन काम यह है करप्शन को रोकना। करप्शन को रोकने के लिए यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया था, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, तो यहाँ पर इसके बेसिस पर ये बॉडी निकल कर आई और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट सबमिट करती है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, पूरी करप्शन की जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट की जाती है। फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो फंक्शन ये करती है बॉडी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ऊपर ही, जैसे मैंने आपको अभी बताया था जैसे सीबीआई फंक्शन करता है। उसके बाद सीवीसी यहाँ पर बहुत सारी कंप्लेंट्स वगैरह रिसीव करता है करप्शन को लेकर या फिर मिसयूज़ ऑफ ऑफिस को लेकर, और आप कह सकते हो ऐसी यहाँ पर कंप्लेंट्स वगैरह रिसीव करने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर काम करता है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि सीवीएस का कोई जो सीवीसी है इसका कोई इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं होता है, ये यहाँ पर डिपेंड करता है सीबीआई के ऊपर। सीबीआई यहाँ पर पूरा का पूरा असिस्ट करता है सीवीसी को, इसके बारे में ध्यान रखना है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए।
सीवीसी का कंपोजिशन क्या होता है, इसके अंदर कितने लोग होते हैं, तो मल्टी मेंबर कमीशन होता है इसका। यहाँ पर आपको एक जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर देखने को मिलता है जिसको हम लोग चेयरपर्सन बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जिनको हम लोग मेंबर बोलते हैं। कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया जाता है एक कमेटी के थ्रू। उस कमेटी के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, उसके बाद लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन लोकसभा, ये लोग होते हैं, ये लोग मिलकर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसके बेसिस पर यहाँ पर जो कमिश्नर है उसको अपॉइंट किया जाता है। टर्म कितना होता है, 4 साल का टर्म होता है, या फिर जो मैक्सिमम एज होती है वो 65 ईयर्स की होती है। क्या इनको रिमूव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट इनको हटा भी सकता है, कैसे, बैंक्रप्सी के केस में, अनसाउंड के माइंड के केस में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इम्प्रिजमेंट, या मतलब कोई एक तरीके से जेल हो गई है किसी क्राइम की चीज़, क्राइम के ऊपर, या फिर कोई यहाँ पर और भी क्राइम किया है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर इस कमिश्नर को हटाया जा सकता है, और हमारे प्रेसिडेंट ही हटाएंगे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर हटा इसलिए भी जा सकता है, कभी कभी मिसबिहेव करता है ये व्यक्ति, मिसबिहेवियर पे, साथ ही साथ यहाँ पर इनकैपेसिटी पे, यानी कि काम करने योग्य नहीं है, तब भी यहाँ पर इसको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ ये खुद भी रिजाइन कर सकता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही है, जो हमारी आर्मी है वो आज के टाइम पर हमारी फायर पावर को और ज़्यादा मजबूत कर रही है। कहाँ पर, एलएसी वाले रीजन पर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल काफ़ी चर्चा में रहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, लगभग पिछले साल से रेगुलरली हम लोग को ये डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। आपको मालूम होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ आपको ये चाइना देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ जारी है बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर। तो इसी एरिया में भारत ने कोशिश ये की है कि हम लोग अपने फायर पावर को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, अपने बॉर्डर के साइड अपने डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, ताकि हम लोग चाइना को टैकल कर पाएं। तो यहाँ पर जो ये एलएसी है, इसकी लगभग 1300 किलोमीटर का जो ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये ईस्टर्न सेक्टर वाला की बात हो रही है। कहाँ पर, तवांग वाले रीजन की, ठीक है, तवांग वाले रीजन की बात हो रही है। यहाँ पर हम लोग अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दिया है हमारा एक अपग्रेडेड L-70 एयर डिफेंस गन्स को लगा दिया है, M777 अल्ट्रा लाइट होइट्जर को, उसके बाद ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन ऑफ बोफर, और भी बहुत सारे आर्टिलरी गन जो छोटी छोटी तोपें होती हैं वो सब भी फैला दी गई हैं इस पूरे एलएसी वाले रीजन पर, ताकि हम लोग यहाँ पर ये जो इनस्टेबिलिटी है इसको स्टेबल बना सकें, प्लस यहाँ पर चाइना का जो इंकर्शन है उसको हम लोग रोक सकें। ठीक है, जो आर्मी है उसने यहाँ पर सेटअप भी कर लिया एक इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटीज़ को। यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारी लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगी एलएसी के ऊपर, जहाँ पर हमारी आर्मी आज के टाइम पर काम कर रही है। आर्मी ने यहाँ पर आप कह सकते हो आर्मी के पास बहुत सारे आर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि तोपे, एयर डिफेंस, एविएशन, फाइटर एयरक्राफ्ट तक आपको देखने को मिलेगा हमारे एयरफोर्स का। ये सब रिस्पॉन्ड करेगा अगर कोई थ्रेट देखने को मिलता है तो, मतलब कि हमने अपनी फायर पावर को मैक्सिमम कर लिया है एलएसी वाले रीजन पर, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके और क्योंकि वहाँ पर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऑब्वियसली यही एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें ये काम करना पड़ रहा है। अपने आप के जो डिफेंस सिस्टम है उसको हमें अपने एक तरीके से एलएसी वाले रीजन पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है। कहाँ पर बेसिकली बात हो रही है, तवांग वाले सेक्टर की बात हो रही है। तवांग वाले रीजन के अंदर हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा मजबूत हो रहे हैं। अब ये तवांग वाला रीजन क्या है तो इसके बारे में जान लो। देखो, तवांग जो है हमेशा से ही एक डिस्प्यूटेड रीजन रहा है। पहले तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में इतना छोटा सा एरिया यह तवांग का है। यहाँ पर चाइना बार बार ये एक तरीके से इंकर्शन करने की कोशिश करता है। एक टाइम पर तवांग चाइना ने कब्जा लिया था, लेकिन भारत ने इसको वापस से ले लिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी कि तवांग इतना बड़ा डिस्प्यूटेड रीजन कैसे रहा है शुरुआत से ही। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये एलएसी वाले एरियाज़ हैं। ठीक है, ये एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आपको ये ईस्टर्न सेक्टर वाले एरियाज़ देखने को मिलेंगे। इधर ये तवांग वाला हो गया, प्लस इधर आपको ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मैकमोहन लाइन वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस ऊपर आपको लद्दाख वाले रीजन के अंदर भी ये एलएसी देखने को मिल जाएगी, अक्साई चीन वाला एरिया। तो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर हमेशा से ही इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट रहता है। ओके, अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल पर। यहाँ पर मैं तवांग के बारे में आपको छोटे मोटे डिस्प्यूट क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाए। तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तवांग हमेशा से कंट्रोवर्शियल क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न देखो। क्योंकि तवांग यहाँ पर पहले अगर हम इतिहास की बात करें तो तिब्बत का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1914 में एक शिमला अकॉर्ड हुआ था और वहाँ पर एक मैकमोहन लाइन को डिफाइन किया गया। और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि 1914 की बात हो रही है तब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन हुआ, एक ट्रीटी हुई और तिब्बत ने क्या करा, जो ये तवांग वाला रीजन था वो दे दिया किसको, ब्रिटिश इंडिया को, मतलब इंडिया के पास वो रीजन आ गया।
और इसी वजह से चाइना जो है इसको इंडिया का रीजन रिकग्नाइज नहीं करता है, आपको मालूम होगा। फिर 1950 में क्या हुआ, तिब्बत के ऊपर कंट्रोल पा लिया चाइना ने, तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लिया। आज के टाइम पर भी यहाँ पर तिब्बत के ऊपर कंट्रोल पाया हुआ है चाइना ने। फिर होता क्या है, 1950 में यहाँ पे कंट्रोल किया और 1900 लगभग 1959 में हुआ क्या, जो आज के टाइम पर करंट दलाई लामा है ये एक तरीके से तिब्बत से निकल कर आए और तिब्बत से निकल कर ये तवांग पहुंच गए, ठीक है। फिर उसके बाद 1962 के अंदर एक और वॉर होती है, साइनो इंडियन वॉर देखने को मिलती है 1962 के अंदर। और वहां पर क्या होता है, तवांग वाले एरिया को चाइना अपने कंट्रोल में ले लेता है, चाइना यहां पर कब्जा लेता है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो तवांग वाला एरिया है वो वापस से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आ जाता है। लेकिन चाइना बार बार यहाँ पर क्लेम करता है ये हमारा रीजन है, प्लस अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को भी एक तरीके से चाइना क्लेम करता है काफ़ी हद तक, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चर्चा की गई है, हाउस पैनल टू स्टडी बॉर्डर मैनेजमेंट। आपको मालूम होगा हाल ही में मैंने डिस्कशन किया था, सारे नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखे हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है अभी इसकी पावर्स को इंक्रीज किया गया है, ठीक है। वो पावर्स को इंक्रीज कैसे किया गया है आगे मैं आपको समझाऊंगा, एक एक करके क्लियर हो जाने वाला है। पहले तो हमें समझना होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है। देखो बीएसएफ को बनाया गया था 1965 में, आप नाम से समझ रहे होंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी सीमा है वहाँ पर ये अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, हम लोग सुरक्षित हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वजह से आप लोग सुरक्षित हम लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाया गया था एक तरीके से 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक फोर्स है जो कि सीएपीएफ के अंडर में आती है। आपको मालूम होगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ के अंडर में बहुत सारी फोर्सेस आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी भी आती हैं, आसाम राइफल्स आता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आता है जिसको हम लोग सीआरपीएफ बोलते हैं, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आता है, सशस्त्र सीमा बल आता है। लेकिन इसमें आप लोग ऐड और करना है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी यहाँ पर क्या हुआ सीएपीएफ के अंडर में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो बीएसएफ है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये कौन से वाले रीजन में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, एक तो पाकिस्तान से जहाँ पे हमारा बॉर्डर है वहाँ पर देखने को मिलेगी ये वाली फोर्सेस, साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी आपको ये बीएसएफ के फोर्सेस देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों ही एरियाज़ में लगभग आज के टाइम पर 2.65 लाख के आसपास फोर्सेस को फैलाया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से एरियाज़ में, उन एरियाज़ के अलावा आप देख पाओगे बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फैली हुई नजर आएगी। साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत सारे एंटी नक्सल ऑपरेशंस भी यहाँ पर चलाती है नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए, ओके। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि एक यूनिक फोर्स है, क्योंकि इसके पास खुद का एयर विंग है, खुद का मैरीन विंग है, खुद के जहाज भी हैं, खुद की आर्टिलरी, खुद की तोपें भी हैं, खुद का कमांडो यूनिट है। इस वजह से यहाँ पर ये एक यूनिक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास यहाँ पर पावर्स है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं और हमारे कंट्री के अंदर इलेक्शंस को बहुत शांतिपूर्वक कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इनके पास ये वाली पावर्स देखने को मिलेगी। लेकिन देख पाओगे इनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है, मतलब ये इसकी तो पावर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लोकल पुलिस को लेकर भी ज़्यादा पावर नहीं देखने को मिलती है। वो मैं अभी आपको आगे चलते चलते क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान रखना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पे बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज भी यहाँ पर इसको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इशू के बारे में। पहले हमने बीएसएफ के बारे में समझा, अब यहाँ पर रिसेंटली आपको मालूम होगा चर्चा में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इन्होंने बोला कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, इनकी पावर्स को इंक्रीज करेंगे हम लोग। कि इनके पास पावर क्या है, देखो इनके पास पावर बहुत सारी है। जैसे मैंने आपको बताया ये कौन से वाले रीजन के अंदर, पाकिस्तान वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, बंगाल वाला बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैंने एक वर्ड लिया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम और वेस्ट बंगाल के एरिया में देखने को मिलेगा। लेकिन चर्चा में क्यों, चर्चा में इसलिए है कौन कौन से एरियाज में पावर्स को बढ़ाया गया है, असम वाला एरिया, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाला एरिया और यहाँ पर पंजाब वाला एरिया। देखो यहाँ पर क्या हुआ करता था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास पावर्स क्या होती है, इनके पास पावर होती है सीज करने की, किसी चीज़ को यहाँ पर अरेस्ट करने की, किसी चीज़ के रिगार्डिंग सर्चिंग करने की, ठीक है, छानबीन करना, अरेस्ट करना, सीज करना, ठीक है, इनके पास ये वाली सारी पावर्स होती हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे असम के पास जो बॉर्डर है, ठीक है, असम के बॉर्डर पर पहले यहाँ पर बीएसएफ के पास सिर्फ पावर इतनी हुआ करती थी कि जो 15 किलोमीटर तक का एरिया है, सिर्फ इतने ही एरिया में यहाँ पर जो बीएसएफ है वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल वाले एरिया के अंदर है, उसी प्रकार से यहाँ पे पंजाब वाले एरिया के अंदर पहले ये पावर्स हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर पावर्स को कोई इंक्रीमेंट ऐसे नहीं मिला है कि हाँ इनके पास यहाँ पर इनका रोल बढ़ा दिया गया है। रोल यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ाया गया कि इतने किलोमीटर वाले एरिया को बढ़ा दिया गया है। मतलब कि पहले ये 15 किलोमीटर तक के बॉर्डर वाले एरियाज में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर 15 किलोमीटर से इसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है।
तो 50 किलोमीटर्स तक यहाँ पर आप कह सकते हो ये एरिया इनको दे दिया गया है, ये अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं और ये आप लोगों को मिल जाएगा। और इसी को लेकर काफ़ी हद तक डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है। डिस्प्यूट को देखने को मिलता है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है, पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि देखो सरकार को ये क्या करने की जरूरत थी, यहाँ पर ये जो पावर है ये राज्य सरकार के पास भी तो है, तो राज्य सरकार भी तो ये काम कर सकता था, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकता था। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा सेंटर ने यहाँ पर ये बना दिया है, इसको एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन ये पावर्स आपको सेंटर के पास भी देखने को मिलेगी। नाउ क्वेश्चन ये है कि पावर्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि जो पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक की पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ये काम कर सके। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कहाँ पे पावर है, वो एंट्री 1 स्टेट लिस्ट के अंदर। आपको मालूम होगा हमारे पास 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट, है ना। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वहाँ पर स्टेट लॉ बनाता है। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वहाँ पर हमारी केंद्र सरकार लॉ बनाती है। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वहाँ पर स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर लॉज बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पब्लिक सिक्योरिटी को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास लॉ है वो स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री 1 में है। उसी प्रकार से हमारे गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के पास भी आपको ये देखने को मिलेगा, जब कोई सीरियस पब्लिक डिसऑर्डर कंट्री के अंदर होता है तो वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट भी हमारी लॉज बना सकती है, उसकी भी एंट्री 1 के अंदर ये मैंशनड है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़ेंगे, सारे नोट्स मैंने आपको सेंड कर रखे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आंसर राइटिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाने वाली है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है। यहाँ पर देखो कोई ऐसा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हुआ क्या है, हमारी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस को वापस से रिवाइज किया है। मतलब कोई अगर भारत के अंदर आ रहा है दूसरी कंट्री से तो आएगा तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए और ये रिपोर्ट 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। मतलब उसको कोरोना तो नहीं है कि वापस से नहीं तो केसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, कहीं फिर आप कहो कि एक आर्टिकल मिस कर दिया, तो ऐसा यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर फिर बात करेंगे हम लोग पेज नंबर 11 पर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, तो एक व्यक्ति है, नाम है एलेक्सी नावल्नी। एलेक्सी नावल्नी के बारे में काफ़ी बार पहले भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। एलेक्सी नावल्नी आज से 4 महीने पहले काफ़ी न्यूज़ में थे, आपको मालूम होगा। पुतिन के साथ काफ़ी इनका डिसरप्शन देखने को मिलता है, डिस्प्यूट देखने को मिलता है। कभी रशियन पॉलिटिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखो आर्टिकल में क्या है, एलेक्सी नावल्नी को एक तरीके से आज के टाइम पर जेल में है ये, तो जेल्ड रशियन अपोजिशन लीडर को एक तरीके से प्राइज़ मिल चुका है। इन्होंने यहाँ पर प्राइज़ जीता है, कौन सा, यूरोपियन यूनियन प्राइज़। तो टॉप यूरोपियन यूनियन प्राइज़ के अंदर यहाँ पर यह व्यक्ति बन चुके हैं और आज के टाइम पर जेल में है। अब यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना होगा, रशियन अपोजिशन लीडर। बिल्कुल, रशियन अपोजिशन लीडर का मतलब यह है रशिया के अंदर आज के टाइम पर किसका पूरा का पूरा शासन देखने को मिलेगा, व्लादिमीर पुतिन का। और व्लादिमीर पुतिन ने कुछ इस तरीके से चीज़ें सेट कर रखी हैं कि आने वाले लंबे समय तक व्लादिमीर पुतिन ही यहाँ पर एक तरीके से लीड करने वाले हैं रशिया को, और लंबे समय से लीड कर रहे हैं, काफ़ी सालों से। लेकिन एलेक्सी नावल्नी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के अपोजिशन में निकल कर आए और लोगों ने सपोर्ट किया एलेक्सी नावल्नी को। एलेक्सी नावल्नी ने क्या करा, व्लादिमीर पुतिन के बहुत सारे एक तरीके से काली करतूतों को एक तरीके से रिवील किया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया है, लोगों को पता चला, लोगों ने एलेक्सी नावल्नी को बहुत सपोर्ट किया। व्लादिमीर पुतिन को डर लगने लगा एलेक्सी नावल्नी से कि कहीं यहाँ पर एलेक्सी नावल्नी व्लादिमीर पुतिन को हटा ना दे, ठीक है। मतलब बहुत सारा डर पैदा हुआ, लेकिन आप कह सकते हो उसके बाद ही एलेक्सी नावल्नी के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, ठीक है। एक बार यहाँ पर जहर भी देने की कोशिश की, देन उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर अभी फिलहाल जेल में है ये व्यक्ति। तो यहाँ पर एलेक्सी नावल्नी को क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया, यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज़ दिया गया। टॉप ह्यूमन राइट प्राइज़ यहाँ पर दिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक तरीके से क्यों दिया गया, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ब्रेवरी के लिए, इनकी बहादुरता के लिए लगातार यहाँ पर इन्होंने इमेंस पर्सनल ब्रेवरी अपनी दिखाई है। 45 साल के एक्टिविस्ट ये देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ रिवील किया है किसके खिलाफ, यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हो लगातार ये कर भी रहे हैं, और रशिया में रहकर ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर एक करके दिखाया है इन्होंने, तो इसकी वजह से ये प्राइज़ दिया गया है। ये एक तरीके से ये अवार्ड दिया गया है सखरोव प्राइज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सखरोव प्राइज़ है जो कि मिस्टर नावल्नी को दिया गया है। इसके बारे में आपसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अलाइनमेंट ऑफ यूएस इंडिया इंटरेस्ट मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है, देखो यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज है। अब इस स्टेटमेंट पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, स्टेटमेंट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करता है। वो ये है कि आप देख पाओगे जो एक तरीके से बाइडन एनवॉय नॉमिनी है,
बाइडन के एनवॉय नॉमिनी यहाँ पर ये एक तरीके से काफ़ी सारी चर्चा करी है इन्होंने। और यहाँ पर जो बाइडन के जो नॉमिनी हैं एक तरीके से इन्होंने यहाँ पर चर्चा की किसके साथ, ये निकोलस बर्न है, इन्होंने चर्चा की है जो कि एम्बेसडर टू बीजिंग है उनके साथ। अब यहाँ पर आप देख पाओगे लेफ्ट साइड में है निकोलस बर्न, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको निकोलस बर्न देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो सीनेट फॉरेन रिलेशन का ये जो निकोलस बर्न है, इन्हीं के यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। इनका कहना यह है आज के टाइम पर भारत और यूएसए दोनों एक तरीके से अलग ही लेवल पर चल रहे हैं और दोनों के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। यूएस और इंडिया दोनों का इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है, इंडो पैसिफिक का मतलब देखो बहुत सारे लोग पूछते हैं, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों को मिलाकर इंडो पैसिफिक ओशन बनता है। तो इस ओशन के अंदर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए भारत और यूएस दोनों मिलकर काम करते हैं और इससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है और दोनों के रिलेशंस लगातार पिछले कुछ सालों में रेगुलरली ग्रो हुए हैं, ये इनके द्वारा मेंशन किया गया है। और साथ साथ मेंशन है कि देखो चाइना के साथ डेफिनेटली रिलेशन खराब हुए हैं यूएस के, लेकिन इंडिया के साथ ग्रो हुए हैं। आज के टाइम पर इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुका है जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है यूएस को और यूएस भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, ठीक है। तो इसके बारे में मेंशन हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया इंडिया यहाँ पर एक तरीके से देख पाओगे इंडिया को एक तरीके से जो भी यहाँ पर सपोर्ट मिला है और उसमें साथ साथ आप डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का रोल क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड वाले ग्रुप को वापस रिवाइव किया। जो क्वाड वाला ग्रुप है, क्वाड के अंदर कितनी कंट्रीज़ है, 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है। इनका रिवाइवल हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के शासन में और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से इनके बीच में जो कॉपरेशन है वो ग्रो हुआ है। और साथ ही साथ आज के टाइम पर भी जो बाइडन भी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जो बाइडन ने यहाँ पर फोकस करते करते आप कह सकते हो अभी यहाँ पर क्वाड ग्रुप के बीच में डिस्कशन भी हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या क्या डिस्कशन हुआ और यहाँ पर देख पाओगे जो बाइडन ने बहुत सारे एक तरीके से स्टेप्स उठाए किस चीज़ को लेकर। आज के टाइम पर आप देख पाओगे चाइना को बार बार एक तरीके से हम क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि चाइना क्या कर रहा है अपने जिनजियांग वाले रीजन के अंदर, इसने बहुत ज़्यादा जीनोसाइड बनाया है, जीनोसाइड क्रिएट किया है। मतलब कि चाइना के अंदर एक एरिया है जिनजियांग वाला, जिनजियांग वाले रीजन के अंदर उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं। उन उइगुर मुस्लिम्स को चाइना बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है। तो यहाँ पर एक जीनोसाइड क्रिएट किया है चाइना ने। तो इस चीज़ की बार बार चर्चा करता है यूएस कहता है कि चाइना ने ह्यूमन राइट के अगेंस्ट में ह्यूमन राइट को अब्यूज़ किया है, इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी कुछ बोलता है, ठीक है। लेकिन आप देख पाओगे आज के टाइम पर यूएस और चाइना के जो रिलेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी हद तक ख़राब है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कॉपरेशन को लेकर अच्छे देखने को मिलेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें डेफिनेटली सभी कंट्रीज़ को मिलकर काम करना है। उसके बाद चाइना का क्रिटिसिज्म होता है किस चीज़ को लेकर, ताइवान वाले रीजन को लेकर कि ताइवान के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा रखा है चाइना ने। चाइना बार बार यहाँ पर कोशिश यही करता है कि ताइवान अब यहाँ पर पूरी तरह से मिल जाए चाइना के अंदर, ठीक है। हालांकि यहाँ पर चाइना वन चाइना पॉलिसी चलाता है, एक ऐसी पॉलिसी यहाँ पर ये कहता है कि गवर्नमेंट, मतलब आप कह सकते हो कि एक वन लीगल गवर्नमेंट चाइना की देखने को मिलती है, ऐसा यहाँ पर बोलता है। और ताइवान के साथ आज के टाइम पर रिलेशन देखोगे काफ़ी हद तक ख़राब हुए हैं। अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो चाइना ने अपने फ्लाइट्स जो एक तरीके से फाइटर जेट है वो उड़ाए ताइवान के ऊपर, हालांकि ताइवान कुछ नहीं कर पाया। देखो इसमें क्या है ताइवान और चाइना के रिलेशंस मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ताइवान पहले चाइना का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है, पूरा पार्ट चाइना का ही हुआ करता था। लेकिन वॉर्स के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत अलग हुई थी, लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे वापस से चाइना चाहता है कि ताइवान इसका ही पार्ट बन जाए। तो इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है, मतलब चाइना का कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हो रहा है और चाइना के अगेंस्ट में इंडिया और यूएस के दोनों के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, वो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट और आर्टिकल क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे पेंटागन चीफ ने यहाँ पर एक तरीके से फोकस किया है कि जो ब्लैक सी है उसको लेकर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ब्लैक सी को मैप में देख सकते हो, पहले क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है ब्लैक सी के रिगार्डिंग। तो ब्लैक सी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक सिक्योरिटी की ज़रूरत है, एक तरीके से आप कह सकते हो सिक्योरिटी टाइज की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर रशिया का मिलिटराइजेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा रशिया का मिलिटराइजेशन देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर रशिया का वाला स्टेप भी यहाँ पर मैंशन किया गया कि रशिया ने एक तरीके से क्रीमिया वाले रीजन को हथियाया था, ठीक है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन्ड हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इसके बारे में छोटी सी चर्चा हुई है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसको आप लोग यहाँ पर एक बार आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि जो हाई ऑयल प्राइसेस है कहीं ना कहीं इंडिया की ग्लोबल रिकवरी को स्लैप करेगा, इंडिया की कहीं ना कहीं ग्लोबल रिकवरी को अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे निकलते जा रहे हैं और इससे यहाँ पर इंडिया के अंदर भी महंगाई देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया भी डेफिनेटली इसके ऊपर टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा लगा रहा है।
तो हमारे पुरी साहब ने, जो कि एक तरीके से एनर्जी मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर फोकस किया है सऊदी अरेबिया के ऊपर और दूसरी ओपेक कंट्रीज़ के ऊपर। ओपेक कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ है जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है, और इन्हीं कंट्रीज से यहाँ पर भारत या फिर और दूसरी दुनिया की कंट्रीज़ जो हैं पेट्रोल को या फिर क्रूड ऑयल को, कच्चा तेल को खरीदते हैं। तो यहाँ पर हमारे पुरी साहब ने एक तरीके से फोकस किया है सऊदी अरेबिया के ऊपर और अदर ओपेक नेशंस के ऊपर कि ये लोग काम करें कि यहाँ पर जो सप्लाई है उसको अफोर्डेबल बनाएं, क्योंकि अगर ये अफोर्डेबल नहीं बनाते हैं तो इससे बहुत सारे क्राइसिस क्रिएट होंगे। भारत के अंदर ग्लोबल रिकवरी काफ़ी हद तक अफेक्ट होगी। अभी हम लोग शुरू हुए हैं अपनी रिकवरी के ऊपर, क्योंकि कोविड-19 ने वैसे ही हमारी रिकवरी ख़राब करी है। अब हम रिकवर करना चालू हुए हैं, तो अब ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है, बार बार ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक समय यहाँ पर ऐसा था, लगभग अप्रैल 2020 की बात है, तेल बहुत ज़्यादा सस्ता था। आप कह सकते हो यहाँ पर बताया गया है $19 पर बैरल तक का यहाँ पर आप कह सकते हो ये तेल देखने को मिलता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा ये $19 पर बैरल का मतलब क्या है? तो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, एक बैरल के अंदर कितना होता है, एक बैरल के अंदर 158 समथिंग, यहाँ पर 158 159 लीटर्स के आसपास ये देखने को मिलता है, मतलब $19 में, ठीक है। 19 को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी डॉलर रेट चल रहा हो 75 76 या फिर 73, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप कह सकते हो इतने रुपए में आपको ये इतना 158 लीटर तेल मिल जाएगा। तो आपको ये तो तब भी बहुत सस्ता हो गया, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर तो बहुत सस्ता है, लेकिन जब इसको इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं तभी तो यहाँ पर सेंटर अलग टैक्स लगा रही है, स्टेट अलग टैक्स लगा रही है, तो अलग अलग टैक्सेस की वजह से यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। यही तो रीज़न था अभी हाल ही में जो चर्चा में था कि जीएसटी के अंदर ऑयल ले आना चाहिए, लेकिन तभी तो सरकार नहीं ला रही थी। सरकार अगर जीएसटी को ऑयल को जीएसटी के अंदर ले आती तो फिर इससे यहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स को ही लगाना पड़ता, हाईएस्ट, क्योंकि जीएसटी के अंदर 28% का ही हाईएस्ट टैक्स है, लग्जरी आइटम पर 28% ही लग सकता है ना। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा तो यहाँ पर इससे ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, तो सरकार की जो इनकम है वो डेफिनेटली कम हो जाती है। तो इसके ऊपर इसी वजह से जीएसटी के अंदर यहाँ पर ऑयल को लाया नहीं गया, आपको इसके बारे में भी मालूम होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर यूएई ने इंश्योर किया, एक तरीके से यूएई के जो मिनिस्टर हैं इन्होंने इंश्योर किया कि भारत के अंदर एनर्जी सप्लाई हो रही है और लगातार होती रहेगी। स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर स्टेटमेंट के ऊपर ही फोकस किया गया है, ज़्यादा कुछ डिटेल्ड आर्टिकल है नहीं। अब चलेंगे हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। हमारे पास 4-5 एडिटोरियल हैं डिस्कस करने के लिए। ये आर्टिकल बिल्कुल बेकार है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि अच्छी हो, ठीक है। इनके खुद लास्ट में इन्होंने खुद बोल दिया कि हमारे पर्सनल ओपिनियन है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस आर्टिकल को नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर मतलब कुछ खास बात नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इंडिया के बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद एक एडिटोरियल ये है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। आज के टाइम पर साइबर टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, उसके बारे में ऑथर ने लिखा है, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आज के टाइम पर आप देख पाओगे यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा हुई है LGBTIQ के बारे में, ठीक है, LGBTQIA के बारे में, तो आज का थंबनेल भी इसी आर्टिकल के बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल है, इस कोल क्राइसिस ओवर को लेकर एक चर्चा की गई है। यहाँ पर एक डेटा है, डेटा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। देन उसके बाद अच्छा मुझे लगता है कि हमने एक आर्टिकल छोटा सा स्किप किया है, क्योंकि मुझे इस आर्टिकल से याद आया, क्योंकि एक आर्टिकल आया था जो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को लेकर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा आपको थोड़ा सा पीछे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर उसको हम कल कवर कर लेंगे, टाइम बचता है तो कोई बात नहीं, आज भी कवर कर लेंगे अगर टाइम बचता है तो। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये ग्लोबल टैक्स रिवॉल्यूशन का देखने को मिलेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल हैं नोट्स के फॉर्म में, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि डिस्कशन करके दे सकूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखित में मिल जाए, ताकि आप अपने यहाँ पर नोट्स वगैरह बनाने के लिए परेशान ना हो पाओ, और ये मेरी फोकस हमेशा से रहता है। यहाँ पर जो ये एडिटोरियल है ये बात करता है प्लगिंग द लीक को लेकर। देखो आज के टाइम पर हुआ क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे जून से लगातार यहाँ पर बहुत सारा एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। हमने बहुत सारा राइस का एक्सपोर्ट किया है, हम यहाँ पर राइस के मामले में यानी इंडिया काफ़ी हद तक आगे देखने को मिलता है। लेकिन हुआ क्या, अभी बहुत सारी एक तरीके से कंट्रीज़ के अंदर हमने राइस को एक्सपोर्ट किया, लेकिन उन चीज़ों के देखते हुए एक तरीके से यूरोपियन कमीशन रैपिड अलर्ट सिस्टम ने यहाँ पर क्या करा, एक अलर्ट जारी कर दिया है, और अलर्ट के अंदर बताया यह है कि एक फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच कंपनी ने क्या करा, यहाँ पर जो राइस फ्लोर है इसको एक तरीके से मिक्स किया है अपनी कैंडीज़ के अंदर, ऐसा बताया गया। लेकिन उस जो ये एक तरीके से राइस फ्लोर था, जो ये आटा था, इसकी टेस्टिंग की गई, और टेस्टिंग करने के दौरान पता ये चला ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस फ्लोर है, ठीक है। क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस फ्लोर है तो इससे चिंता वाली बात क्या है, चिंता वाली बात यह है
क्योंकि अभी इसके ऊपर रिसर्चेज जारी हैं। अभी भी कोई भी फूड आइटम आपको देखने को मिलेगा नहीं भारत के अंदर जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। नॉन फूड आइटम है बिल्कुल बीटी कॉटन आपको देखने को मिलेगा जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, लेकिन हमारे पास अभी भी कोई भी फूड आइटम है नहीं। अभी रिसर्चेज जारी हैं क्योंकि इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, फ्रांस के थ्रू बोला गया कि एक अनऑथोराइज्ड जीएम राइस फ्लोर ये मिल गया है हमें भारत की साइड से, भारत ने हमें ये एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, और यही अलर्ट जारी करते हुए बहुत सारी कंट्रीज़ को बोला, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, उसके बाद पोलैंड, स्पेन, यूके, यूएस कि आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर अब ये अनऑथोराइज जीएम राइस को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन भारत यहाँ पर इसके रिटेलिएशन में मना कर रहा है कि हमने यहाँ पर हमारी कंट्री में अभी कोई भी एक तरीके से कमर्शियल कल्टीवेशन अलाउ ही नहीं है। हमने अभी तक जो जीएम राइस है उसका कमर्शियल कल्टीवेशन को परमिशन दी ही नहीं है। तो कैसे यहाँ पर जी आपको ये आपके पास ये राइस फ्लोर पहुँच जाएगा। ठीक है, एक तरीके से आपके पास ये चावल पहुँच जाएगा। तो हमारे पास कोई भी अभी यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड को लेकर कोई भी ऐसा क्रॉप है नहीं जो कि कमर्शियली हम लोग कल्टीवेट कर रहे हो, तो आपके पास पहुँचने को कोई चांसेस नहीं है। लीक हो तो वो बात अलग है, हाँ हो सकता है एक छोटा सा लीक हो जाए, लेकिन यहाँ पर भारत ने बोला है छोटा सा ही तो लीक होगा, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हो कि 500 टन तक का यहाँ पर ये लीक देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर 500 टन अपने आप में बहुत ये बड़ा नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि लीक हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा लीक होना काफ़ी मुश्किल आपको ये देखने को मिलेगा। देन इंडिया ने ये भी मेंशन किया, देखो ये सारे जो काम हो रहे हैं कहीं ना कहीं इंडिया का एक तरीके से नाम खराब करने के लिए, इंडिया की छवि खराब करने के लिए ये सब बोला जा रहा है इस यूरोपियन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा, क्योंकि फ्रेंच एक कंपनी है जिसने यहाँ पर ये सब इंसिडेंट शुरू किया। भारत ने बोला कि आज के टाइम पर भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बीटी कॉटन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप देखने को मिलेगी वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को ही भारत ने अप्रूव कर रखा है, लेकिन ये भी नॉन फूड आइटम है। ठीक है, फूड आइटम है, हमने अभी भी कोई भी एक तरीके से कमर्शियली अप्रूव नहीं किया है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन ये है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते क्या है, मतलब इसके अंदर हम लोग कुछ जेनेटिकली एक तरीके से एडिटिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे तो जीएम क्रॉप क्या है, यहाँ पर कोई क्रॉप है उसके अंदर क्या मान लो एक ए क्रॉप ये है और एक बी क्रॉप है। अब ए क्रॉप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा आर्टिफिशियल जीन इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और इससे एक नई स्पीशी निकल कर आ जाती है हमारे पास, तो एक नया क्रॉप हमारे पास बनकर आ जाता है। तो ये इसके क्या पॉसिबिलिटी इफेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, अभी इसके बारे में रिसर्चेस जारी चल रही हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप देखने को मिलेगा, बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन है जिसको हम लोगों ने कमर्शलाइज कर रखा है, इसको अप्रूव कर रखा है, अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा दूसरा क्रॉप देखने को मिलेगा नहीं। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक आर्टिकल देखने को मिलेगा द आउटलाइंस ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी करके। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ऑथर ने मेंशन किया है साइबर टेक्नोलॉजी को लेकर। यहाँ पे बोला आज के टाइम पर जो वॉर है या फिर लड़ाइयाँ हैं वो बदल चुकी हैं। आज के टाइम पर गोली वाड़ियाँ नहीं चाहिए, बंदूक तोपें नहीं चाहिए। आज के टाइम पर साइबर वॉर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, साइबर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से हैकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। चाइना ने करके दिखाया है वो सब काम। तो मतलब आज के टाइम पर जो छोटे छोटे देश हैं उनको भी कुछ ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, उनके पास अगर यहाँ पर हैकिंग की पावर है, साइबर टेक्नोलॉजी की पावर है, तो वो एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट डाल सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, बड़ी कंट्रीज़ के ऊपर। ये यहाँ पर ऑथर मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने बोला है नेशनल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम पर इसके अंदर चेंजेस करने चाहिए और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर है क्या, देखो आज के टाइम पर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो साइज़ के मामले में हो, जीडीपी के मामले हो, पॉपुलेशन के मामले हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबको अफेक्ट पहुँच सकता है। आज के टाइम पर साइबर वॉरफेयर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साइबर वॉरफेयर यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी कंट्रीज़ को भी कैपेबिलिटी दे सकता है कि जो छोटी कंट्रीज़ है वो भी बेहतरीन तरीके से दूसरी कंट्री, बड़ी कंट्रीज़ को टैकल कर सकती है। मतलब आपके पास साइबर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब यहाँ पर साइबर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, साइबर वेपन होना चाहिए, साइबर वॉरफेयर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो साइबर वॉरफेयर का मतलब है हैकिंग। ठीक है, हैकिंग का आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम हो। साइबर टेक्नोलॉजी का मतलब है आपके पास कुछ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि आर्टिफिशियल डिवाइस हो गए, मशीन्स हो गया, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं। और यहाँ पर वही साइबर टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम लोग, साइबर टेक्नोलॉजी को ही हम लोग साइबर वेयर भी बोलते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर स्पाईवेयर का इस्तेमाल हो गया, जासूसी करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, रैंसमवेयर का इस्तेमाल किया जाता है कुछ अटैक्स करने के लिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये सब आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो साइबर वेपन का सिस्टम आज के टाइम पर ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे क्या बोला गया, जो इनोवेशन है वेपन्स के अंदर वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। आप कह सकते हो स्टोन के माध्यम से, मतलब पहले कहाँ पे पत्थर से शुरुआत हुई थी, आदिवासी के थ्रू पत्थरों से शुरुआत हुई थी। प्री हिस्टोरिक एरा के अंदर हमारे पास धनुष और कमान हुआ करता था, उससे ही हम लोग यहाँ पर बो और एरो चलाया करते थे, ठीक है, धनुष से लड़ाई करते थे। देन उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते तोपें आई, तोपे के बाद गन आने लगी 19वीं सेंचुरी के अंदर। देन उसके बाद
एरोप्लेन आए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ चुके हैं हमारे पास, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स आ चुकी हैं 20th सेंचुरी के अंदर। लेकिन जो ये 21वीं सदी का टाइम है ये और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। 21st सेंचुरी के अंदर दुनिया मूव कर चुकी है साइबर वेपन्स की तरफ। दुनिया के पास आ चुके हैं नए नए सॉफ्टवेयर्स जिससे हैकिंग की जाती है, डेटा ब्रीच किया जाता है। ऐसी चीज़ें हम लोग आज के टाइम पर देख सकते हैं। तो वेपन सिस्टम, साइबर वेपन सिस्टम आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो 21st सेंचुरी यहाँ पर जाना जाता है साइबर टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग एंटर कर चुके हैं। और उसके बाद आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ में है, जैसे श्रीलंका हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, यहाँ पर आपको साइबर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। और आप कह सकते हो ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ये बिल्कुल इक्वली देखने को मिलेंगी यूएस, रशिया, इंडिया के बराबर। क्यों? क्योंकि चाहे यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना के पास साइबर टेक्नोलॉजी हो, चाहे श्रीलंका या नॉर्थ कोरिया के पास साइबर टेक्नोलॉजी हो, दोनों यहाँ पर इक्वली देखने को मिलेंगे। दोनों यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर पावर की बात नहीं हो रही है, किसके पास कितनी गन्स हैं, किसके पास कितनी तोपें हैं, किसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसकी बात नहीं हो रही है। साइबर अटैक की बात हो रही है। ठीक है, आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो छोटी कंट्री भी बड़ी कंट्री के ऊपर अटैक कर सकती है। सभी इक्वल मामले में आ चुके हैं इस साइबर टेक्नोलॉजी के मामले में, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद बहुत सारे इनोवेशंस लगातार हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हम लोगों ने देखे हैं। आज के टाइम पर आप देख पाओगे कि लगभग यहाँ पे बोला गया जो फंडामेंटल चेंजेस हैं वो हम लोगों ने देखा 20th सेंचुरी के अंदर। इनोवेशंस लगातार हुए हैं साइबर टेक्नोलॉजी के अंदर। सॉफ्टवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहा है, ड्रोन, रोबोट, सैटेलाइट, एडवांस कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर आ चुकी हैं। इनको वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादा इनोवेशन हम लोग को आसपास अपने देखने को मिलेगा। लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो एक से एक टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है। तो वॉरफेयर यहाँ पर आप कह सकते हो आप वेपन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह गई है, यहाँ पर फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह गई है। वॉरफेयर यानी जो हमारी लड़ाइयाँ हैं, जो ये जंग है, ये आज के टाइम पर हो चुकी है बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर, टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। वेपन सिस्टम हमारा बिल्कुल एक तरीके से डिजिटलाइज हो चुका है आज के टाइम पर। जो नेशनल सिक्योरिटी है, इसकी वजह से बोला गया नेशनल सिक्योरिटी जो है 21वीं सेंचुरी के अंदर ये सारी चीज़ें कवर नहीं करती है। हमें ज़रूरत है कि हम लोग को नेशनल सिक्योरिटी के अंदर थोड़ी सी और चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर फोकस रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि आपको साइबर वॉरफेयर को ट्रैक करना होगा। ठीक है, इनके सेंटर्स को ट्रैक करना होगा। फिर उसके रिगार्डिंग ट्रैक करते करते आपको नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि आप लोग ऐसी जो ये ऐसी वॉर है, टेक्नोलॉजी वॉर है, इसके रिगार्डिंग आप काम कर सको, इसको एक तरीके से खत्म कर सको। ठीक है, तो चाइना ने रिसेंटली यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक अटैक किया था। आपको मालूम होगा इंडिया के अंदर मुंबई में एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई आउटेज देखने को मिला था, उसको शट डाउन कर दिया था। हम लोग घबरा गए कि हुआ क्या एग्जैक्टली, किसी को कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन वो चाइना के थ्रू एक साइबर अटैक था। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिकल आउटेज मतलब बिल्कुल अंधेरा पड़ गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई कुछ देर के लिए, तो ऐसा कैसे हो गया? तो हाँ बिल्कुल, तो क्या होता है जो ग्रिड होती हैं वो भी यहाँ पर कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंप्यूटर की हैकिंग करी गई और उसके माध्यम से ग्रिड ऑफ किया गया, मतलब कि एक तरीके से पूरा पावर आउटेज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो यहाँ पर इसी प्रकार के और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हम लोगों ने देखे हैं यहाँ पर चाइना के थ्रू क्रिएट किए गए हैं। तो आज के टाइम पर ये कंसर्न वाली बात है। तो नेशनल सिक्योरिटी आज के टाइम पर आप देख पाओगे अपने 21st सेंचुरी के अंदर अपनी जड़ में है और आने वाले टाइम पर ये और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग, आपको एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत है। ठीक है, कि आपको एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको किन किन एसेट्स की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपने ओपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके रिगार्डिंग आपको काम करना है, कौन आपको टारगेट कर रहा है। और नोवल कोरोना वायरस ने हमारी हालत ख़राब की है, यहाँ पर नोवल कोरोना वायरस को भी ऐड कर दिया गया है, जो कि हमारे काम का है नहीं अभी इस आर्टिकल में। ठीक है, वरना इस आर्टिकल का फ्लो ख़राब हो जाएगा। अब अगर हम बात करें प्रायोरिटीज़ की, देखो कुछ आज के टाइम पर अनसर्टेनिटीज़ लगातार क्रिएट हो रही हैं और इन अनसर्टेनिटीज़ के अंदर आप देख पाओगे नेशनल सिक्योरिटी की जो प्रायोरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हम लोगों को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, इनको प्रायोरिटी थोड़ा सा देना पड़ेगा। हम लोग को सपोर्ट करने पड़ेंगे अलग अलग इनोवेशन टेक्नोलॉजी को, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को प्लस सी वाटर को डिसैलिनेट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि जो समुद्र का पानी है उसके अंदर से नमक है वो कैसे निकाल सकते हैं ताकि आपको एक प्योर वाटर मिल सके। प्लस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर थोरियम का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, एंटी कंप्यूटर वायरसेस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मतलब ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम में आगे निकल चुके हैं। जो फोकस है आज के टाइम पर वो नई प्रायोरिटीज़ के ऊपर होना चाहिए। हम लोग को यहाँ पर ज़रूरत है कंपलसरी साइंस की, मैथमेटिक्स की, एडुकेशन की यहाँ पर ज़रूरत हमें पड़ रही है, एनालिटिकल सब्जेक्ट्स की हम लोग को ज़रूरत पड़ रही है। तो हमें हर सिटीजन्स को अलर्ट करना है एक तरीके से टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको अलर्ट किया जाए एक नए रिमोट कंट्रोल मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसके रिगार्डिंग हमें तैयार होना चाहिए, अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार रखनी चाहिए। स्ट्रेटेजी का मतलब यह है जैसे इंडिया के लिए यहाँ पर चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर
देखने को मिलेगा, तो चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट देखने को मिलेगा। तो चाइना को टैकल करने के लिए हमारे पास एक पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और उस स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करें, ताकि चाइना हमारे ऊपर साइबर अटैक ना कर सके। तो कुछ इस प्रकार से हमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को लाना पड़ेगा, जो कि हमें काफ़ी हद तक हेल्प देने वाली है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, बात की गई है फॉर चेंज के बारे में। यहाँ पर क्या है, आज के टाइम पर देख पाओगे जो एक तरीके से LGBTQIA कम्युनिटी होती है, इनके रिगार्डिंग बहुत सारे एक तरीके से आप कह सकते हो क्या होता है, इनके रिगार्डिंग बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। पहले मैं आपको LGBTIQ कम्युनिटी को क्या आज के टाइम पर परेशानियां हो रही हैं, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इस आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन दूंगा जो एडिटोरियल में बताया गया है। तो यहाँ पर LGBTIQ तो यहाँ पर ये कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GS पेपर 1 के अंदर टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट का, उसके बाद GS पेपर 2 के अंदर टॉपिक है इशूज़ रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर का। तो LGBTIQ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर। तो ये कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी भारत के अंदर, और आपको मालूम होगा भारत के अंदर बहुत सारी जगह पर आपको ये सारी कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन भारत के अंदर क्या इंसिडेंट है इनको लेकर, तो इसको मैं समझा रहा हूँ। देखो हुआ क्या, जो सेक्शन 377 है ऑफ IPC है, इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव किया। इसके बाद भी, इसको रिमूव करने के बाद भी आज के टाइम पर इन कम्युनिटी के खिलाफ काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। आज के टाइम पर ये सेक्शन रिमूव करने के बाद भी आज के टाइम पर ये कम्युनिटी बहुत सारी जो इश्यूज़ होते हैं उसको यहाँ पर फेस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, सबसे पहला इशू ये है, जो भी वर्क प्लेस होता है, जहाँ पर भी काम कर रहे लोग, वहाँ पर इनके खिलाफ काफ़ी हद तक भेदभाव देखने को मिलता है। ये लोग सफ़र करते हैं सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ से, काफ़ी हद तक सफ़र कर रहे हैं। वर्क प्लेस में इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है इनके प्रति। जो ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये सभी लोगों के लिए बने हुए हैं, है ना। लेकिन हो क्या रहा है, तब भी इन चीज़ों को ब्रीच करते हुए जो हमारे LGBTIQ कम्युनिटी वाले लोग हैं, ठीक है, इनके प्रति बहुत ज़्यादा इनजस्टिस देखने को मिलता है। उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से इनको हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर इनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, और अच्छे से ट्रीटमेंट यहाँ पर डॉक्टर देता भी नहीं है। यहाँ पर एक तरीके से सोसाइटी में एक सोच बन जाती है अलग सी। तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम के इनको फ़ायदे नहीं मिल पा रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको HIV की रिगार्डिंग देखने को मिलती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इनको इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, HIV का ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। उसके बाद एक दिक्कत इन्हें ये देखने को मिलती है आइसोलेशन की। तब देख पाओगे सोसाइटी इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट कर रही है, इस प्रकार से हर जगह पर इनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है, तो ये लोग काफ़ी अकेले हो जाते हैं। अकेले होने के बाद ड्रग्स के शिकार हो गए। ड्रग्स के शिकार होने के बाद, ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको का शिकार होने के बाद आप कह सकते हो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, अपने आप को यहाँ पर ये इन चीज़ों के अंदर ढाल देते हैं। उसके बाद LGBTIQ को लेकर मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया कि क्या है, क्या सेक्शन को रिमूव किया गया। उसके बाद तब भी यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन बात करते हैं दुनिया भर की। दुनिया भर में जो आयरलैंड है, आयरलैंड ने एक पहली ऐसी कंट्री बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया। इसने कहीं ना कहीं LGBTIQ कम्युनिटी को सपोर्ट किया, लीगलाइज किया सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है। इस कंट्री ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था बहुत पहले ही 1993 के अंदर, और पहली कंट्री बन चुका था जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है। तो इसको आपको याद रखना है। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग अपने एग्जाम में, एस्से में, मेंस आंसर राइटिंग में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर कुछ इस टाइप का टॉपिक आता है तो। उसके बाद यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लेकर एक तरीके से रूल किया कि हाँ ये लीगल होगी। उसके बाद नेपाल ने भी यहाँ पर जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको लीगलाइज किया है साल 2007 में। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है इस कंट्री का वो बहुत सारे राइट्स देता है LGBTIQ कम्युनिटी को। तो आप देख पाओगे किस प्रकार से सिनेरियो चल रहा है। लेकिन भारत के अंदर क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। उन्हीं चीज़ को देखते हुए एक प्रॉब्लम इसमें और ऐड कर लो। एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि इनके खिलाफ बहुत सारी अलग गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। टेक्स्ट बुक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंशनड है जो कि कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हो बोला जाता है डेरोगेटरी हैं। डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो हुआ क्या है, एक एडवाइजरी आई है नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू। इन्होंने एम्फोसाइज किया, इन्होंने फोकस किया है किस चीज़ के ऊपर कि देखो बहुत सारा जो मेडिकल टेक्स्ट बुक हैं उन टेक्स्ट बुक के अंदर LGBTQI प्लस जो ये कम्युनिटी है इनके खिलाफ बहुत सारे डेरोगेटरी रेफरेंसेस दे रखा है, मतलब इनके खिलाफ बहुत सारी अपमानजनक बातें दे रखी हैं उन टेक्स्ट बुक्स के अंदर।
तो यहाँ पर इस कमीशन ने बोला यह है कि आपको उन सारे अपमानजनक रेफरेंसेस को अवॉइड करना है, उन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी लोग हैं जो भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर या फिर जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं उन सब चीज़ों को छोड़ना है, ऐसे यहाँ पर इसने बताया है। ठीक है, यहाँ पे जो एडवाइजरी है ये क्यों कहती है, देखो जो मद्रास हाई कोर्ट है, पहली बात वो यहाँ पर इस मुद्दे को उठाती है। मद्रास हाई कोर्ट यहाँ पर बोलती है कि देखो बहुत सारी अनसाइंटिफिक डेरोगेटरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर, जो कि यहाँ पर इन कम्युनिटी के खिलाफ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसने इन सब चीज़ों को देखते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को एक तरीके से वार्निंग दी, कॉलेजेस को वार्निंग दी, कुछ और इंस्टीट्यूशंस को वार्निंग दी कि आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन्ड है जो कि इन कम्युनिटी के खिलाफ है। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा अपमान कर रही है, तो उन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ाना है। साथ ही साथ ये जो इंस्टीट्यूशन होंगे ये लोग ऐसी बुक को भी अप्रूव नहीं करेंगे जहाँ पर कुछ इस प्रकार के रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख पाओगे आप सपोर्ट करने की बात की गई है इन कम्युनिटी को, तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कि टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे आपको डेरोगेटरी रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे इन कम्युनिटी के खिलाफ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। साथ ही साथ कोर्ट ने एक अटेंशन दिया है कि देखो कोर्ट ने यहाँ पे बोला है बहुत सारी साइकाइट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन, जो ये टॉक्सिकोलॉजी वाली टेक्स्ट बुक्स हैं इनके अंदर ज़्यादातर चीज़ें मेंशन्ड है, इनके ऊपर आपको ज़्यादातर ध्यान देना है। साथ ही साथ जो जस्टिस वेंकटेश हैं इन्होंने सजेस्ट किया नेशनल मेडिकल काउंसिल को और इंडियन साइकाइट्री सोसाइटी को कि आपको बहुत सारे चेंजेस लेकर आने हैं इन सारे करिकुलम के अंदर। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पर हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए इनके खिलाफ। उसके बाद जजेस ने डायरेक्ट किया पुलिस को भी कि पुलिस जो है यहाँ पर कोई भी एक तरीके से हरासमेंट वगैरह ना करे इन सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। तो ऐसा यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर पुलिस कोई भी हरासमेंट वगैरह ना करे, क्योंकि हरासमेंट वगैरह के केसेस भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो कोशिश ये करी जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस कर सकें और इन कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकें। तो ये यहाँ पर बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इतना ही ध्यान रखना है, और प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है देख पाओगे, इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें मेंशन्ड है, एनसीआरबी का डेटा मेंशन्ड है। तो वो मेंशन्ड डेटा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है टेलीग्राम पर, कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, ये वापस से चर्चा में आएगा तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, आर्टिकल चर्चा में आता रहता है, एनसीआरबी का डेटा क्राइम वगैरह चर्चा में आता रहता है, तो वहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल इसके अंदर कुछ भी अगर ज़रूरत होगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर फिर से बताऊँगा, अभी के लिए आप इस आर्टिकल को स्किप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है, क्या कोल क्राइसिस वाकई में देखने को मिला था, क्या कोल क्राइसिस खत्म हो चुका है? तो देखो यहाँ पे बोला है कोल क्राइसिस यहाँ पर हम लोगों ने देखने को मिला ही नहीं है। हुआ क्या, बहुत सारे स्टेटमेंट हमने देखा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि कोल का जो रिजर्व है हमारे पास बहुत सारा पड़ा है। ठीक है, तो आप देख पाओगे ये बोला क्या कि जो सप्लाई ऑफ कोल है इंडिया के अंदर वो डिमांड के बिलो देखने को मिली है, मतलब डिमांड से कम है। लेकिन हालांकि आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो क्या है, मतलब आप पहले से ही कुछ ना कुछ तैयारी करके चल सकते हो। तो कोल क्राइसिस के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कोल क्रंच के बारे में या फिर इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि कोल का बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिला, बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी लगातार। रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि देखो बहुत तेज़ी से पावर की डिमांड बढ़ गई थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन इसकी डिमांड बढ़ रही थी। तो इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, कोयले से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं तो कोयले की डिमांड भी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो कोयले की डिमांड भी बढ़ेगी। तो कोयले की डिमांड बढ़ी है काफ़ी तेज़ी से, इसकी वजह से कोयले का शॉर्टेज देखने को मिला। दूसरा रीज़न बताया गया फ्लडिंग और रेनफॉल। देखो होता क्या है, कोयले को हम कहाँ से निकालते हैं, कोयले की जो खदान होती है, माइंस होती हैं, वहाँ पर खुदाई करके निकालते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर काफ़ी बारिश, अब की बार हमने बारिश और ये जो बाढ़ है वो बहुत ज़्यादा देखा है। इसकी वजह से क्या हुआ, अगस्त सितंबर के महीने में जो कोल माइंस हैं, कोयलों की खदान है, वहाँ से कोयला निकाला ही नहीं गया, डिस्पैच ही नहीं किया गया थर्मल पावर प्लांट तक, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दूसरा रीज़न यह है जिसकी वजह से कोल शॉर्टेज के बारे में बातचीत की गई है। तीसरा रीज़न लोअरिंग इंपोर्ट्स हमने बहुत कम कर दिया। हम लोग बहुत ज़्यादा कोयला दूसरी कंट्री से खरीदते हैं, लेकिन अब की बार हमने काफ़ी कम खरीदा है, ऐसा बताया गया, क्योंकि प्राइसेस भी लगातार दूसरी कंट्रीज़ के अंदर कोयले के लगातार इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे। तो ये एक कारण है कोल शॉर्टेज का। उसके बाद इम्पैक्ट क्या है इसका, देखो इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। कोल नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी, बहुत सारा नुकसान हो जाता है अगर लगातार इंडस्ट्रीज़ बंद रहे। तो मुंबई के अंदर आपको देख पाओगे लगातार इलेक्ट्रिसिटी रहती है, अगर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चला जाए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे इकोनॉमिक लॉस भी हम लोग को देखने को मिलता है, हमारा प्रोडक्शन वगैरह भी कम हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी लंबे समय तक एक तरीके से डाउन रहती है तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेप्स क्या क्या उठा सकते हैं हम लोग, देखो मैंने आपको यही बताया है। यहाँ पर स्टेप क्या क्या उठा सकते हैं,
ऑथर ने भी इस चीज़ के बारे में मेंशन किया है। स्टेप में पहले आप लोग यहाँ पर माइनिंग को बढ़ा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खुदाई करो। माइनिंग करने के बाद यहाँ पर आप लोग इस तरीके से अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हो कोयले की। उसके बाद यहाँ पर और क्या मेंशन किया गया, सप्लाई को कंट्रोल करके रखो। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर ज़्यादा कर दिया कहीं पे कम कर दिया, आपको इक्वली सप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा, आपको इंपोर्ट भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आप दूसरी कंट्री से सप्लाई, जो इंपोर्ट है दूसरी कंट्री से, जब भी आप कोयला खरीद रहे थे तो उसको इंक्रीज़ कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। तब आप यहाँ पर कोल का शॉर्टेज को टैकल कर पाओगे। नाउ एग्जैक्टली कोल होता क्या है, तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि कोल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे सिलेबस का। तो कोल यहाँ पर एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो कि बहुत लंबे समय से और बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है भारत के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कोयले से ही यहाँ पर जनरेट करते हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा। उसके बाद कोयले को हम लोग बरीड सनशाइन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। आज के टाइम पर कोयले का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है दुनिया भर में, वो आपको चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ भारत के अंदर देखने को मिलेंगे, रानीगंज, झारिया, धनबाद, ये सारे एरियाज़ आपको कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोल को यहाँ पर 4 रैंक में क्लासीफाई किया जाता है, मतलब 4 टाइप के आपको ये कोल देखने को मिलेंगे, मतलब रैंक की वाइज पे बोला गया है। एक है एंथ्रासाइट, एक है बिटुमिनस, तीसरा है सब बिटुमिनस, और उसके बाद इग्नाइट। यहाँ पर एक कोल की रैंकिंग अलग अलग डिफाइन करती है। मतलब यह है कि देखो, जिस कोयले के अंदर कार्बन ज़्यादा होगा डेफिनेटली वो कोल अच्छा होगा, और इससे पोल्यूशन भी काफ़ी होता है ना, कार्बन से ही तो पोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जिस कोयले के अंदर कार्बन ज़्यादा है तो वहाँ पर उसकी रैंकिंग डेफिनेटली ऊपर आएगी। तो यहाँ पर ऑथर ने इसी चीज़ के बारे में मेंशन किया है कि आज के टाइम पर जो कोयला है उसकी डिमांड कम हुई थी, डेफिनेटली यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिला था। तो कोल क्राइसिस आने वाले टाइम पर भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। इंडिया आज के टाइम पर बैठा है 300 बिलियन MT, यानी कि मिलियन टन्स ऑफ कोल तक का यहाँ पर आपके पास, मतलब इतना जो कोयला है वो भारत के पास देखने को मिलेगा। इसके बारे में पहले भी यहाँ पर कुछ एक तरीके से रिपोर्ट है जिन्होंने पब्लिश किया है। देखो, इसी प्रकार का क्राइसिस साल 2014 में भी देखने को मिला था, ये वापस से देखने को मिला है। आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। जो इमीडिएट क्राइसिस हैं इसकी वजह से आप देख पाओगे क्या हो रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये देखने को किस क्या क्या रीजंस की वजह से देखने को मिल रहा है। तो रीजंस मैंने आपको बताया कि पावर वगैरह की डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कोयले का एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ होती हुई हम लोग को नज़र आई है। लेकिन यहाँ पर देखो, ऑथर ने टू द पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो बात ये करी है, कोल क्राइसिस टेम्पररी यहाँ पर ओवर हो सकता है। लेकिन आपको अगर कोल क्राइसिस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है तो आपको करना क्या होगा, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। प्लस उसके बाद यहाँ पर आपको आगे मतलब चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट वक्त तक तैयार रहो, आपको चीज़ें पहले से यहाँ पर फॉलो करते हुए चलनी है। फिर यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट का डिस्कशन किया गया है, वो अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक आर्टिकल ये आपको देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल में चर्चा की गई है ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में। आपको मालूम होगा, मैंने काफ़ी बार यहाँ पर समझाया है ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो इसको मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया था ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट के बारे में। हाल ही में यहाँ पर एक टैक्स रेट को लाया गया जो कि 15% का टैक्स रेट रहने वाला है, ठीक है, उसको ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट बोला गया है। तो इस आर्टिकल में मैंने मतलब पहले भी बहुत बार न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर समझा रखा है, तो उस न्यूज़पेपर एनालिसिस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस आर्टिकल को देख लेना। वो मैं ऐसा लिंक दूंगा जहाँ पर पहला आर्टिकल ही हमने ये वाला डिस्कस किया है, तो आपको अच्छे से वहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसके सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, लेकिन लिंक मैं दे रहा हूँ वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से एक बार देख लेना पहले आर्टिकल को, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। ओके, तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।